हेलो क्लास 12। आज हम बात करने वाले हैं कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे एमीन होती हैं, उन एमीन्स की जो बेसिसिटी है या उनकी जो क्षारीय प्रबलता है वो किस प्रकार बदलती रहती है। अर्थात हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री एमीन की बेसिसिटी में को देखेंगे कि किसकी क्षारीयता ज्यादा होती है, किसकी क्षारीयता कम होती है। ठीक इसी प्रकार हम अमोनिया और एमीन्स में देखेंगे कि किसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। एल्किल एमीन और एरिल एमीन में किसकी क्षारीय प्रबलता ज्यादा होती है, यानी कौन ज्यादा क्षारीय होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो एमीन है, चाहे वो कोई सी भी एमीन हो, वो क्षारीय आखिर क्यों होती है। तो एमीन की जो क्षारीयता है या जो क्षारकता है, उसकी जो बेसिसिटी है, वो इन इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। यानी एमीन्स जो है वो हमारी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, किसके कारण होती है कि इस नाइट्रोजन परमाणु पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये एमीन जो होती है ये एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। आपने क्लास 11th में लुईस बेस के बारे में पढ़ा हुआ है कि लुईस बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके लुईस क्षार होते हैं। तो एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर, लेकिन इस नाइट्रोजन परमाणु पर इस एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता, यानी किसी एसिड को देने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एसिड। हमें पता है ना, लुईस एसिड किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एसिड को देगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी अम्ल को देने की प्रवृत्ति विभिन्न प्रकार के एमीनों में अलग अलग होती है। अर्थात सारी एमीनों में ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता है। किसी एमीन में ये बहुत इजीली डोनेट हो जाता है, किसी एमीन में बहुत इजीली डोनेट नहीं होता है। ठीक है, तो जो एमीन्स होते हैं, अब हम एमीन्स और अमोनिया को कंपेयर करेंगे। मैं एक एक करके सारी चीजें कंपेयर कर रहा हूं कि एमीन और अमोनिया में, एमीन व अमोनिया में कौन ज्यादा क्षारीय है। अगर हम कंपेयर करें एमीन और अमोनिया को, तो इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो एमीन अगर हम बात करें तो एमीन क्या होता है, RNH2, यही होता है। ये 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन होगी तो क्या होगा, RNHR, यानी 2 R ग्रुप होंगे। 3rd डिग्री एमीन में क्या होगा, 3 R ग्रुप होंगे, RNR और R, है ना। और इसी के साथ अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 डिग्री एमीन में भी, 2 डिग्री एमीन में भी और 3rd डिग्री एमीन में भी। यानी ये सारे के सारे क्या है, बेसिक कंपाउंड है, यानी ये सारे के सारे क्या है, क्षारीय पदार्थ हैं। अमोनिया भी क्षारीय है और जो विभिन्न प्रकार की जो एमीन है ये भी क्या है, आपकी क्षारीय है ना। लेकिन कौन ज्यादा क्षारीय होगा, ध्यान से समझना। क्षारीय कौन होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। यानी इनमें से ये जो 4 कंपाउंड मैंने यहां पर बनाए, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है वो उतना ज्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। अब आपको पता है जो एल्किल समूह होता है ये प्लस आई प्रभाव दिखाता है। प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने का प्रभाव, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करने का प्रभाव दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और उसको हम क्या कहते हैं, प्लस आई प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। एल्किल समूह जो होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें 2 जुड़े हुए हैं, इसमें 3 ओर से प्लस आई प्रभाव लग रहा है ना। तो प्लस आई प्रभाव क्या है कि ये R ग्रुप अपने जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी किसकी ओर रिपेल करता है, नाइट्रोजन की ओर को। नाइट्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहां और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो एल्किल एमीन में 1 डिग्री एल्किल एमीन में 1 प्लस आई प्रभाव लगता है, 2 डिग्री में 2 प्लस आई प्रभाव लगते हैं, 3rd डिग्री में 3 प्लस आई प्रभाव लगते हैं। देखिए 3 दिशाओं से प्लस आई प्रभाव लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है। नाइट्रोजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या करता है, वृद्धि करता है। और इस वृद्धि से क्या होता है
नाइट्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये जो नाइट्रोजन परमाणु है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किसमें होगी? 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा 3rd, फिर 2, फिर 1। अमोनिया में आप देखोगे, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, अमोनिया में कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? एमीन्स जो हैं, एलिफेटिक एमीन्स, वो अमोनिया से अधिक क्षारीय होती हैं। किसके कारण? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यानी एल्किल समूह का जो प्लस आई प्रभाव है, उस प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है? नाइट्रोजन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की या इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होती है। क्लियर हो गए? अब हम बात करने वाले हैं कि जो एरिल एमीन है और जो एलिफेटिक एमीन है और जो अमोनिया है, इनमें कौन ज्यादा क्षारीय होगा? देखो, अमोनिया और जो एलिफेटिक एमीन है वो तो मैंने कंपेयर कर दिए। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो एल्किल एमीन है, एल्किल व एरिल एमीन, इन दोनों में कौन ज्यादा क्षारीय है। अब इसमें ध्यान से समझना कि एल्किल एमीन क्या होता है? RNH2, है ना। अब इसमें प्लस आई प्रभाव लग रहा है। देखो, आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, जिसके कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा। अब दूसरा हम लेते हैं एरोमेटिक एमीन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस में आ जाते हैं। ध्यान से समझना, रिजोनेंस यानी ये इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये देने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि ये किसके साथ, जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ रिजोनेंस में आ जाता है। अब देखो, इसका जो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप देखोगे उसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नाइट्रोजन कभी भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर नहीं होगा, उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व का केंद्र हो ही नहीं सकता है। तो सीधे सीधे कहना यह है कि जो एलिफेटिक एमीन है, उसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, रिजोनेंस नहीं होता है। रिजोनेंस न होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली अवेलेबल होते हैं। किसके लिए? किसी भी एसिड को देने के लिए। ये आसानी से दे सकता है किसी भी लुईस एसिड को, क्योंकि यहां कोई रिजोनेंस नहीं है। लेकिन एरोमेटिक एमीन में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेंजीन रिंग के साथ एसोसिएशन में होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस में होते हैं, अनुनाद में होते हैं, जिसके कारण ये डोनेट करने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एल्किल और एरिल एमीन में, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा? एल्किल एमीन ज्यादा क्षारीय होंगे। ये क्लियर होगा आपको कि अमोनिया और एल्किल एमीन में अगर मैं कंपेयर करूं, मैं यहां पर अमोनिया भी लिख दूं, तो अमोनिया और एल्किल एमीन में कौन ज्यादा क्षारीय है? एल्किल एमीन, है ना। तो अगर मैं इनमें कंपेयर करूं कि अगर सबसे पहले हमने अभी कंपेयर किया था कि मेरे पास NH3 है और कोई एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन कौन ज्यादा क्षारीय है? इसमें एल्किल एमीन ज्यादा क्षारीय है। किसके कारण? मैंने बता रखा है, प्लस आई प्रभाव के कारण। प्लस आई प्रभाव के कारण, चाहे एक ओर से लगे, 2 से लगे, 3 से लगे, वो बात की बात है, लेकिन एल्किल एमीन में प्लस आई प्रभाव होगा। अमोनिया में कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं होगा, जिसके कारण एल्किल एमीन ज्यादा क्षारीय होती है। पहला। दूसरा, अगर मैं बात करूं अमोनिया और एरिल एमीन, एरिल एमीन यानी एनिलीन, जिसमें बेंजीन होगी, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा? अमोनिया। क्यों? क्योंकि अमोनिया में ये इजीली इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, क्योंकि कोई रिजोनेंस नहीं है। यहां रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस के कारण क्या होता है? रिजोनेंस के कारण वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं किसी को डोनेट करने के लिए। क्लियर है? थर्ड, अगर मैं बात करूं एल्किल एमीन, एल्किल एमीन और एरिल एमीन, इन दोनों में कौन ज्यादा क्षारीय है? एल्किल एमीन ज्यादा क्षारीय है। एरिल एमीन सबसे कम क्षारीय होते हैं, क्योंकि जो रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ये बेंजीन के साथ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, जिसके कारण ये किसी को भी देने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद
हमने बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कंपेयर कर ली। हमने अमोनिया और एल्किल एमीन कंपेयर कर लिया, अमोनिया और एरिल एमीन कंपेयर कर लिया। अब हम 3 प्रकार की जो एमीन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3rd डिग्री एमीन की क्षारीयता, एमीन की क्षारीय प्रबलता। अब इनमें कौन ज्यादा प्रबल होता है, हम उनकी बात करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री एमीन में कौन ज्यादा क्षारीय होता है। तो जो हमारे जो डेटा है, जो इसे क्षार का वियोजन स्थिरांक है केबी, या जो उसका आपका वियोजन स्थिरांक है केबी का मान, उस केबी के मान के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा जो एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3rd डिग्री। अब ये आया कहां से, मैं भी आपको बताता हूं। ये आप याद रखना कि सबसे ज्यादा क्षारीय जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपके 1 डिग्री एमीन और उसके बाद आता है आपके 3rd डिग्री एमीन। ये किसके आधार पर है, केबी के मान या पी केबी का मान। आपके बुक में दिए होंगे, आप इसको चेक कर लेना। ध्यान देना, केबी का मान जितना अधिक होगा, केबी का मान अधिक होगा तो उसकी क्षारीयता भी अधिक होगी। पीकेबी का मान जितना कम होता है, क्योंकि पीकेबी क्या होता है, पीकेबी होता है आपका, हमने पढ़ा हुआ है 11th में, माइनस लॉग केबी, तो माइनस लगा हुआ है। तो पीकेबी का मान जितना कम होगा उतनी उस क्षार की प्रबलता अधिक होगी। केबी का मान जितना अधिक होगा उतनी उस क्षार की प्रबलता अधिक होगी, ठीक है ना। अब ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री एमीन की क्षारीय प्रबलता की बात करें, सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री, उसके बाद आता है 3rd डिग्री। इसका जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी ये जो मैंने अभी क्रम लिखा था, मैं फिर से ऊपर लिख दे रहा हूं, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3rd डिग्री। ये जो क्रम है ये 3 प्रभावों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीन की क्षारीय प्रबलता, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री एमीन में कौन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। अगर ये कई बार पूछा जाता है तो 3 इफेक्ट के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर पहला, ध्यान से समझना, बुक में पढ़ भी लेना। पहला आता है प्लस आई प्रभाव के आधार पर, प्लस आई प्रभाव के आधार पर। देखो अब मैं तीनों एमीन यहां पर बना रहा हूं, देखो पहला प्राइमरी एमीन RNH2, जिसमें एक प्लस आई प्रभाव, एक ओर से प्लस आई प्रभाव लग रहा है, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक। 2 डिग्री एमीन देखो, उसमें 2 प्लस आई प्रभाव लगेंगे, है ना, एक 2 डायरेक्शन से आपके प्लस आई प्रभाव लगेंगे। 2 R ग्रुप हैं, 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो 2 दिशाओं से प्लस आई प्रभाव लगेगा, यहां से भी और इधर से भी। 3rd डिग्री एमीन क्या है, देखो 3rd डिग्री एमीन में 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, 3 एल्किल ग्रुप हैं, तो कितने प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, 3। ये भी प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, ये भी प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, ये भी आपका प्लस आई प्रभाव दिखाएगा। अब होता क्या है, देखो मैंने पहले भी कहा कि एमीन की जो क्षारकता है या जो बेसिसिटी है, एमीन एक क्षार की भांति व्यवहार करता है, वो किस आधार पर, इस नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है। और इलेक्ट्रॉन युग्म भी ऐसे होने चाहिए जो इजीली डोनेट किए जा सके, है ना। अगर ये इजीली डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद, है ना, आपको एक दिन जब एसिड वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पर बात हो रही थी कि डोनेट कब करता है आदमी, अगर कोई अगर पैसा भी डोनेट करता है तब करता है जब उसके पास अपनी जो डेली लाइफ है उसको चलाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट हो, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है उसको वो डोनेट कर सकता है। लेकिन डोनेट करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डोनेट करने के बाद वो खुद अनस्टेबल हो जाए, है ना। जैसे फिनॉल के केस में हमने देखा था कि फिनॉल जब एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है, एक H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रिजोनेंस के कारण एक स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, जिसके कारण फिनॉल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक इसीलिए, अब उसने प्रोटॉन दान किया और प्रोटॉन दान करने के बाद उसको खुद रिक्वायरमेंट हो गई तो वो खुद अनस्टेबल, यानी देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद इसकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि 1 डिग्री एमीन में 1 प्लस आई प्रभाव लग रहा है, 2 डिग्री एमीन में 2 प्लस आई प्रभाव लग रहा है, 3rd डिग्री एमीन में 3 प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं। तो प्लस आई प्रभाव लगने से क्या होता है, इस नाइट्रोजन की चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो यहां नाइट्रोजन के चारों ओर, क्योंकि एक ओर से प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा,
यहाँ 2 ओर से लग रहा है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ 3 ओर से प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो यहाँ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो थर्ड डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के चारों ओर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण थर्ड डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होती है। किसके आधार पर? प्लस आई प्रभाव के आधार पर थर्ड डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि 3 ओर से प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यानी इन सब में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगी? नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। किसके कारण? 3R ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण। तो अगर हम बात करें प्लस आई प्रभाव के कारण, हमारा जो क्षारकता का क्रम रहेगा, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन से होंगे? थर्ड डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये क्रम हमारा अलग है, देखिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, थर्ड डिग्री। प्लस आई प्रभाव के आधार पर हमारा ऑर्डर ही लगा गया कि थर्ड डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे भी कम है ना। दूसरा प्रभाव होता है जल योजन प्रभाव। जल योजन प्रभाव का मतलब क्या है? देखो, आपने ब्रोंस्टेड एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हम किसी भी एमीन को जल में घोलते हैं, जल जो है, आपने ब्रोंस्टेड एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बुक को एक बार खोलना, कि जल जो होता है एक एम्फोट्रिक स्पीसीज होती है। एम्फोट्रिक माने होता है उभयधर्मी यानी अम्ल की तरह व्यवहार भी करता है, क्षार की तरह भी। यहां पर देखो, ये क्षार है तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ये क्षार है, एमीन आपको पता है क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ये ब्रोंस्टेड क्षार है तो ये ब्रोंस्टेड क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अम्ल कौन होते हैं? जो प्रोटॉन दाता होते हैं। ये अपना एक प्रोटॉन किसको दे देता है? इस एमीन को। तो हमारा यौगिक क्या बन जाता है? RNH3 पॉजिटिव। इस क्षार का ये संयुग्मी अम्ल है। ध्यान से समझना, कक्षा 11 का टॉपिक है। ये इस क्षार का संयुग्मी अम्ल है। ये यहां पर अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये इस अम्ल का संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार। अब होता क्या है कि एमीन जब जल में घुलती हैं, क्योंकि जल आपका एक ब्रोंस्टेड अम्ल है, तो इस अम्ल से एक प्रोटॉन लेके एक संयुग्मी, ये जो एमीन क्षारीय होती है, ये संयुग्मी अम्ल बना देती है। इस संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व जितना अधिक होगा, ध्यान से समझना, कि जब एमीन को हम जल में घोलते हैं तो एमीन क्या करती है? जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करती है और एक संयुग्मी अम्ल में बदल जाती है। इस संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व जितना अधिक होगा, वो एमीन उतनी अधिक क्षारीय होगी। अब स्थायित्व किसके आधार पर हम बात करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर। ध्यान से समझना कि जो संयुग्मी अम्ल होता है, इस संयुग्मी अम्ल का जो स्टेबिलिटी है, जो इसका स्थायित्व है, वो डिपेंड करता है कि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब पहले इसको ध्यान से समझना। 1 डिग्री एमीन का जो संयुग्मी अम्ल है वो क्या है? RNH3। अब देखो 2 डिग्री एमीन का क्या होगा? RNHR। ये जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? R2NH2 पॉजिटिव। ये तो बनेगा R2NH2, एक प्रोटॉन ले लिया, प्लस OH नेगेटिव। ये 2 डिग्री एमीन का संयुग्मी अम्ल है। ऐसे ही थर्ड डिग्री एमीन का देखो, थर्ड डिग्री एमीन क्या होती है? R3N होती है ना। ये क्या करेगा? जल में से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? R3NH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये इनके संयुग्मी अम्ल है। ध्यान से समझना, ये 1 डिग्री एमीन का संयुग्मी अम्ल है, ये 2 डिग्री एमीन का संयुग्मी अम्ल है, ये थर्ड डिग्री एमीन का संयुग्मी अम्ल है। और इस संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, वो एमीन उतनी ज्यादा क्षारीय होगी। और स्थायित्व किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। अब मैं उस हाइड्रोजन बॉन्ड पे आता हूं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो जो प्राइमरी एमीन, जो प्राथमिक एमीन थी, उस प्राथमिक एमीन का जो हमारा संयुग्मी अम्ल था वो क्या था? RNH3। RNH3 अगर आप देखोगे ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जल के साथ? देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, जल योजन प्रभाव, जल योजन प्रभाव। अब ये देखो, एक तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनेगा। मैं इधर को बना देता हूं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? 1 डिग्री एमीन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं।
बनाए। अब 2 डिग्री अमीन की बात करते हैं। 2 डिग्री अमीन का संयुग्मी अम्ल क्या था? RNH2 पॉजिटिव, यही तो था। कितने हाइड्रोजन है? 2। अब ये कितने, देखो R2NH2 पॉजिटिव है, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे थर्ड डिग्री अमीन जो होती है वो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी? देखो थर्ड डिग्री अमीन क्या होती है? R3NH, ये केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी जल के साथ, तो इसने 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब जो अमीन का जो संयुग्मी अम्ल है, उस संयुग्मी अम्ल का जो स्थायित्व होता है, इस जो कंजुगेट एसिड है, इस कंजुगेट एसिड का जो स्टेबिलिटी होगी वो डिपेंड करती है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन 2 बना रहा है और टर्शियरी अमीन आपका 1 बना रहा है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा हो गया? 1 डिग्री अमीन। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा? 1। तो जलयोजन प्रभाव के आधार पर 1 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा क्षारीय है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम। अब ये दोनों अपोजिट हो गए देखो एक दूसरे के, यानी प्लस आई प्रभाव के आधार पर 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारीय था, लेकिन जलयोजन के आधार पर सबसे कम हो गया। प्लस आई प्रभाव के आधार पर 1 डिग्री सबसे कम आपका क्षारीय था और 1 डिग्री यहाँ जलयोजन के आधार पर सबसे ज्यादा हो गया। इसीलिए जो एक ऐसा फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है, निर्णायक जिसको हम कहते हैं, और वो होता है बाधा प्रभाव, स्टीयरिक हिंड्रेंस। बाधा प्रभाव, बाधा प्रभाव क्या होता है? देखिए ये कहता है कि नाइट्रोजन के चारों ओर, ये 3 डिग्री अमीन है देखो, और ये 2 डिग्री अमीन है RNH R, और ये 1 डिग्री अमीन है RNH2। अब यहां पर होता क्या है? देखो अमीन क्षारीय प्रवृत्ति की है, अर्थात ये किसको एक्सेप्ट करेगी? प्रोटॉन को। ये तो होगा, ये भी किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन को, और ये भी किसको एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन को, H पॉजिटिव। अब इसमें बाधा प्रभाव क्या कहता है कि ये R ग्रुप का आकार इतना बड़ा होता है कि यह हाइड्रोजन अंदर जा ही नहीं पाता है। R ग्रुप जो होता है एल्किल समूह, बल्कि ग्रुप कहते हैं इसको हम, एल्किल समूह का आकार इतना बड़ा होता है कि यह हाइड्रोजन अंदर जा ही नहीं पाता है। यानी ये क्षारीय प्रवृत्ति के है, लेकिन क्षारीय प्रवृत्ति होने के बाद भी यह हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस चारों ओर से नाइट्रोजन को घेर लिया गया है। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है जरूर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ले ही नहीं सकता। तो 3 डिग्री अमीन जब हाइड्रोजन अटैक ही नहीं करेगा, किसी बेस द्वारा, किसी क्षार द्वारा अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, तो वो क्षारीय प्रवृत्ति दिखाएगा ही नहीं, बहुत कम दिखाएगा। यहाँ क्या होता है? 2 बल्कि ग्रुप हैं, लेकिन एक छोटा ग्रुप हाइड्रोजन है, तो यहाँ आसानी से ये जा सकता है इसके कंपेयर में। और 1 डिग्री अमीन में एक ही बल्कि ग्रुप है, तो यह आसानी से इस नाइट्रोजन द्वारा इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो प्रोटॉन सबसे जल्दी कहां एक्सेप्ट होगा? 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्षारीय है, किसके आधार पर? बाधा प्रभाव के आधार पर। 2 डिग्री थोड़ा कम, 3 डिग्री सबसे कम। तो अगर हमें निष्कर्ष निकालो इस स्टीयरिक हिंड्रेंस के आधार पर, तो क्या होगा? 3 डिग्री अमीन सबसे कम क्षारीय है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगी? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं इन तीनों से। तीनों में देखो 2 डिग्री अमीन की जो क्षारकता है वो कांस्टेंट है, चाहे प्लस आई प्रभाव के आधार पर कहें, चाहे जलयोजन के आधार पर कहें, चाहे बाधा प्रभाव के आधार पर कहें। 2 डिग्री अमीन की जो क्षारकता है वो कांस्टेंट है, इसीलिए 2 डिग्री अमीन को सबसे ज्यादा क्षारीय माना जाता है, क्योंकि 2 डिग्री अमीन की क्षारीयता पर, उसकी क्षारकता पर ना तो प्लस आई का प्रभाव पड़ता है, ना जलयोजन का, ना बाधा प्रभाव का, किसी का नहीं। दूसरे नंबर पे 1 डिग्री अमीन 2 प्रभावों द्वारा, जलयोजन और बाधा प्रभाव द्वारा 1 डिग्री अमीन को ज्यादा क्षारीय माना गया, तो सेकंड नंबर पे आ जाता है 1 डिग्री। 3 डिग्री अमीन क्योंकि 2 प्रभावों द्वारा सबसे कम क्षारीय मानी जाती है, तो सबसे लास्ट में कौन आता है? आपका 3 डिग्री अमीन। तो ये जो हमारा ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का कॉन्सेप्ट, ये 3 प्रभावों के आधार पर बनाया जाता है और इन तीनों प्रभावों का कंक्लूजन निकाला जाता है। क्योंकि 2 डिग्री अमीन की क्षारीयता पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्षारीय मानी जाती है। उसके बाद 2 प्रभावों द्वारा 1 डिग्री को ज्यादा माना गया तो 1 डिग्री, और 2 प्रभावों द्वारा 3 डिग्री को कम माना गया तो 3 डिग्री सबसे लास्ट में आ जाता है। ठीक, अब इसी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट, वीडियो लंबी हो जाएगी काफी, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूं कि जहां पर हम क्या करते हैं, एरिल एमीन जो एरोमेटिक एमीन है की क्षारकता पर, उसकी बेसिसिटी पर
प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। छोटा सा है, देखो एक कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि जो एरिल एमीन है ये बहुत कम क्षारीय होती है। मैंने पहले ही बता रखा है कि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये एसोसिएशन में होता है, किसके साथ, रिंग के साथ, अनुनाद में होता है ना, तो ये अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर इससे कोई EWG ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे हैं, अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, तो वो क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो नाइट्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो क्षारकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि बेंजीन रिंग से, यदि बेंजीन वलय से कुछ ऐसे समूह जुड़े हों जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप है, माना NO2 ग्रुप है, CN है, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप है, हेलोजन है, X, चाहे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो जो भी है, अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। खींचने से क्या होता है, नाइट्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फलस्वरूप क्षारकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, यदि इसी रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसको हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है रिंग की ओर को, अंदर की ओर, जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप है, मैंने अभी बता रखा है, इसी को हम प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे मैथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, ठीक है ना, मैथिल, एथिल है, मैथॉक्सी है, एमीन है, ये कोई भी ग्रुप जुड़े, एमीन स्वयं एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी, ये सॉरी रिलीजिंग ग्रुप होता है। अगर कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, मैथिल, एथिल या एल्किल ग्रुप, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को इस रिंग की ओर को प्रतिकर्षित करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर को, अंदर मतलब रिंग की ओर को। तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, क्षारीयता भी या क्षारकता भी बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन EWG जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम होगी तो क्षारकता भी कम हो जाएगी। यदि कोई ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या EDG भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मैथिल है, मैथॉक्सी है, एमीन है, ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे उसकी क्षारकता भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो आज के टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम बात करेंगे कि एमीन की कुछ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।